हेलो बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और उसके न्यूमेरिकल। इसकी थियरी हम पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अब हम इस वीडियो में देखेंगे इसके कंप्लीट न्यूमेरिकल एंड सॉल्यूशन। बच्चों, उम्मीद है आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे होंगे और आपको वीडियो समझ में भी आए होंगे। अगर आपको फिज़िक्स समझ नहीं आ रही है तो आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक प्रैक्टिस ऑफ ईच एंड एवरी लाइन। जो भी उसमें फॉर्मूले हैं, जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, आपको पेपर पेन पे उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कभी भी फिज़िक्स सिंपली आप देख के समझ नहीं सकते हैं। फिज़िक्स समझने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो आपने एक बेसिक सा रूटीन बनाइए, जो कुछ आपने फ़िज़िक्स में आज पढ़ा है, कल जब फिज़िक्स पढ़ने बैठेंगे तो स्टार्टिंग के 10 मिनट्स आपने जो आज पढ़ा है आप उसको रिवीजन के लिए देंगे, ठीक है। उसके बाद पूरे वीक में जो आपने स्टडी की है उसका रिवीजन आप वीकेंड पे करें। आप संडे में 1 घंटा 1.5 घंटा लगाएं, जो आपने पूरे वीक में पढ़ा है आप उसका रिवीजन करें। तो डेफिनेटली आप फिज़िक्स थ्रू आउट द ईयर एकदम आपके माइंड में सेट हो जाएगा। आपको फिज़िक्स बहुत आसान लगने लगेगा और आपने जो टॉपिक्स पढ़े हैं वो आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है 1.1, हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फेयर विदाउट टचिंग इट। ठीक है, हम एक मेटल, हमारे पास कोई मेटेलिक स्फेयर है। स्फेयर का मतलब बॉल की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। कि हमारे पास कोई मेटालिक स्फेयर है, हमें इसको टच नहीं करना और इसको पॉजिटिवली चार्ज करना है, ठीक है। तो हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के दो मेथड होते हैं, दो तरीके होते हैं। या तो आप डायरेक्टली उसको करंट सप्लाई कर दें, वो चार्ज हो जाएगा जैसे कि बैटरी, ठीक है। या तो उसको हम चार्ज करते हैं बाय इंडक्शन। अब क्योंकि इसमें कंडीशन गिवन है कि हमें उस स्फेरिकल बॉल को, इस स्फेरिकल बॉल को टच नहीं करना है, बिना टच किए हमें इसको पॉजिटिवली चार्ज करना है, तो हमें क्या मेथड यूज़ करना पड़ेगा, हमें यूज़ करना पड़ेगा चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देखें, उसमें इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। तो हम एक इसके पास नेगेटिवली चार्ज रॉड लेके आएंगे। कैसी रॉड लेके आएंगे, नेगेटिवली चार्ज। इस रॉड पे कैसे साइन होगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज रॉड है और हम इसको पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर के पास लेके आएंगे। तो क्या होगा, ड्यू टू इंडक्शन इट विल गेट पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, इफ 10 raised to the power 9 electrons move out of a body to another body every second, how much time is required to get a total charge of 1 coulomb on the other body। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं, 10 raised to the power -9, ठीक है। कोई एक बॉडी है, उससे दूसरी बॉडी पे चार्ज ट्रांसफ़र करने हैं हमें। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कितने हो रहे हैं, 10 raised to the power 9, ठीक है। तो हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन द अदर बॉडी। हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसमें टाइम कैलकुलेट करना है। जब भी हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पहले गिवन वैल्यूज़ देखते हैं, हमारे पास गिवन डेटा क्या है, उस गिवन डेटा को लिखते हैं। अब जो हम एसआई यूनिट्स में लेके चलते हैं, क्या हमारे पास, हमें ये चेक करना होता है वो जो गिवन डेटा है वो प्रॉपर यूनिट्स में है या नहीं, जिन यूनिट्स में हमें रिक्वायर्ड है। अगर उस यूनिट में है तो ठीक है, और अगर उस यूनिट में नहीं है तो हमें उसको कन्वर्ट करना है उस यूनिट में जिसमें हमें कैलकुलेशन फर्दर कैरी करनी है, ठीक है। ये प्रोसेस हमें हर न्यूमेरिकल में फॉलो अप करनी है। तो इसमें हम लिखेंगे चार्ज ऑन द 1 इलेक्ट्रॉन। हमें पता होता है कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, 1.6 × 10 raised to the power -19 कूलम। ये वैल्यू फिक्स्ड है, कैपिटल C डिफाइंस कूलम, ये चार्ज की यूनिट होती है। अब चार्ज ऑन 10 raised to the power 9 इलेक्ट्रॉन, 10 raised to the power 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो टोटल चार्ज कितना ट्रांसफ़र हुआ, 1.6 × 10 raised to the power -19 इंटू दिस वैल्यू, जो हमें फाइंड आउट करना है। हमारे पास ये आ जाएगा टोटल चार्ज। अब टाइम रिक्वायर्ड टू एक्यूमुलेट चार्ज, ठीक है। इसको सॉल्व किया था तो 1.6 × 10 raised to the power -10 आया था, तो 1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये 1 से इसको डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6.25 × 10 raised to the power 9 सेकेंड्स,
ठीक है। अब ये सेकेंड्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक, तो बेटर होगा हम इसको या तो ईयर्स में कन्वर्ट कर दें या डेज़ में कन्वर्ट कर दें। हम अगर इसे ईयर्स में कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 365, एक साल में 365 डेज होते हैं, 365 दिन होते हैं, 365 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 24, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, फिर एक आवर में 60 सेकेंड, 60 मिनट, 60 और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स। तो इस टोटल वैल्यू से हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 198 ईयर्स। अगर आपको आंसर इसका डेज में लिखना है तो 6.25 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई 24 इंटू 60 इंटू 60, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो दैट विल बी इन डेज। तो एग्जाम में आप दोनों में से कोई सा भी आंसर लिख देंगे, यू विल गेट द फुल मार्क्स। अगर क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन है कि आपको डेज चाहिए या ईयर्स चाहिए तो आप कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक वैल्यू लिखिए, नहीं तो दोनों में से कोई भी आंसर आपका करेक्ट कंसीडर होगा। बट यू हैव टू राइट द यूनिट कि ईयर्स आ रहा है या डेज आ रहा है। ठीक है बच्चों। थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज़ देयर इन ए कप ऑफ वाटर। हमारे पास एक कप में पानी है, हमें ये फाइंड आउट करना है उस पानी में कितना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डेटा गिवन नहीं है, कुछ असम्पशंस भी हैं, ठीक है, जो कि आपको खुद लेनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो हमने क्या किया, हमें ये नहीं पता कि एक ग्लास ऑफ वाटर जो है उसका मास कितना है, ठीक है, हम 200 ग्राम्स भी मान सकते हैं, 250 ग्राम्स, अगर बड़ा कप है 300 ग्राम्स भी हो सकता है, 150 ग्राम्स भी हो सकता है। तो हमें पहले एज्यूम करना पड़ेगा जो हमारे पास कप है उस कप में जो वाटर है उसका मास कितना है। हमने कंसीडर किया 250 ग्राम्स है, ठीक है, तो ये आपको टॉप पे लिखना होगा, ये नहीं लिखेंगे तो क्वेश्चन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। आपने इसका मास लिख दिया। अब हमें पता है कि वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है। वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O, H2 प्लस O, H2 का हो जाएगा 2 और ऑक्सीजन का 16, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 18 ग्राम, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया वाटर का, 18 ग्राम्स। अब देखते हैं 1 मोल ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक मोल में मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, 6.023 इंटू 10⁻23, ये हो गए मॉलिक्यूल्स। कितने में हो गए, 18 ग्राम्स में। अब हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 कप। 1 कप का मास कितना है, 1 कप का मास है 250 kg, 18 ग्राम्स में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो 1 कप में कितने होंगे, 250 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। ये कैलकुलेशन लिख के आप इसका आंसर यहाँ पे लिख देना। अब नेक्स्ट में क्या है, ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 10 प्रोटॉन्स। ये क्या कहाँ से आया, वाटर का फॉर्मूला आपको पता है H2O से, ठीक है। तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 प्रोटॉन हो गए सॉरी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज जो होता है उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिस वन इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कितना होते हैं हमारे पास 10 इंटू एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹। इन सब का मल्टीप्लिकेशन आप जब करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 1.34 इंटू 10⁻7 कूलम्स। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बेसिक केमिस्ट्री अगर आपको आती है तो आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस and Newton's law for gravitational force between two stationary point masses both have inverse square dependence on the distance। ये बात हमें सबको पता है, F is directly proportional to Q1 Q2 and inversely proportional to R square। जब हम कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तब ये रिलेशनशिप होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में क्या होता है, एक बॉडी m1 मास की है, एक ये है, तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो भी ये होता है फिजिकल टू G(m1m2) अपॉन R स्क्वायर। तो वो यही कह रहा है कि दोनों केसेस में हमारे पास जो फोर्स है वो फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के। डिनोमिनेटर में आ रहा है यहाँ भी R स्क्वायर और यहाँ भी R स्क्वायर, यही वो कंडीशन बता रहा है। अब हमें फाइंड आउट करना है कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेज बाय डिटर्मिनिंग द रेशियो ऑफ दियर मैग्नीट्यूड्स।
फर्स्ट वन केस के लिए है फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन, सेकेंड वन फॉर टू प्रोटॉन्स एंड फाइंड आउट क्या करना है, एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट। 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू आपको गिवन है 10⁻⁻10 मीटर, ये आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन में गिवन है, अगर नहीं सॉरी अगर नहीं गिवन होगी तो आपको वैल्यू लिखनी होगी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन गिवन है, नहीं गिवन है, आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब हम लगाएंगे कंडीशन कौन सी, FE इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। हमें पता है ये रिलेशनशिप। ठीक है, इससे ये आ जाएगा। अब मैंने Q1 Q2 दोनों को क्यों E के इक्वल रखा है, क्योंकि ये किस कंडीशन में निकाल रहा है, E फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, दोनों पे चार्ज सेम होता है, इसलिए मैंने दोनों चार्जेस को E से इक्वेट कर दिया है। सेकेंड केस में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, F = G m1 m2 अपॉन R²। अब इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, E² अपॉन 4πε0 1/G me mp। R² से R² कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों में वैल्यूज सेम है। अब सिर्फ हमें वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 हो गया। 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है, 8.9 × 10⁻9। ठीक है, G की वैल्यू क्या होती है, G की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11। ME और MP हमें गिवन है क्वेश्चन में, वो वैल्यूज़ रखनी। आप इनको मल्टीप्लाई और डिवीजन करोगे तो आपके पास फाइनल वैल्यू आएगी 2.4 × 10⁻39। ठीक है, तो ये आपकी क्या वैल्यू आई, ये वैल्यू आई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के रेशो की। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखते हैं। पार्ट में क्या था, हमें किसके लिए वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, फोर्स के रेशो की फॉर द टू प्रोटॉन्स। इसके पहले वाला जो पार्ट था वहाँ पे मैंने यहाँ पे एक मास लिया था ME और एक मास लिया था MP। क्यों, क्योंकि हमें फर्स्ट कंडीशन में दोनों कंसीडर करने थे, हमें इलेक्ट्रॉन भी कंसीडर करना था एंड प्रोटॉन भी कंसीडर करना था, ये इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, तो दोनों के मासेस लिए थे। अब सेकेंड केस में क्या है, सेकेंड केस में दोनों प्रोटॉन हैं, तो हमें सिर्फ इस वाले फॉर्मूले में m1 m2 दोनों की जगह MP MP प्लेस कर देना है, बाकी सारी वैल्यूज़ पहले की तरह सेम आ जाएंगे और आपको कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, ये पार्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट, मासेस आर गिवन। ठीक है, एक्सेलरेशन कौन से फॉर्मूले में आती है फोर्स के, F = ma में। ठीक है, तो हम पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे और उसको F = ma से इक्वेट कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगी दोनों केसेस में। तो हमने F = 1/4πε0 E² अपॉन R²। ऑल वैल्यूज़ आर गिवन, आप रख के सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। सेकेंड कंडीशन क्या है, F = ma। तो हम निकालेंगे एक्सेलरेशन जब इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो E सफिक्स में डिफाइन कर रहा है कि हमें मास जो है वो इलेक्ट्रॉन का पुट करना है। तो ये जो फोर्स आई है इसको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। सेकंड कंडीशन है जब हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है प्रोटॉन के लिए, तो क्या करना है, हमें सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, सिर्फ मास यहाँ पे प्रोटॉन का पुट कर देना है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी प्रोटॉन की। ठीक है, समझ आ गया न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन गिवन है हमारे पास दो स्फेयर्स है A एंड B, दे बोथ आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, इनके बीच का गैप हमें गिवन है 10 mm। उसके बाद क्या होता है, स्फेयर A के कांटेक्ट में आता है स्फेयर B और A के कांटेक्ट में आता है स्फेयर C और B के कांटेक्ट में आता है स्फेयर D। तो कांटेक्ट में लाएं, चार्जेस इसमें और इसमें इंड्यूस करें, फिर इन दोनों को हटा दिया और A B के बीच की जो डिस्टेंस 10 mm थी उसको रिड्यूस करके हमने कितना कर दिया, 5 mm। तो इन दोनों के बीच यहाँ पे जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो कितनी है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो पहले के केस हमने कंसीडर किया F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, अब सेकेंड केस ये वाला केस, इसके बाद जब हम इसको इंड्यूस कर देंगे तो Q की वैल्यू हो जाएगी Q/2, क्योंकि आधा चार्ज इसके पास चला गया। यहाँ इसके पास अगर Q चार्ज था और इसके पास था Q' चार्ज, तो यहाँ पे चार्ज कितना बचा,
क्यू डैश कितना बचा है, क्यू बाई टू, क्यू डैश बाई टू आफ्टर इंडक्शन या आफ्टर टचिंग। ठीक है, तो इतना चार्ज बचा। फिर एफ डैश कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी हो गई हमारे पास, आर डैश हो गई आर बाई टू। तो एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज कितना है, एक ए के पास, क्यू बाई टू पहले का हाफ हो गया, और क्यू डैश कितना है, क्यू डैश बाई टू, ये भी पहले का हाफ हो गया, और डिस्टेंस हो गई आर बाई टू, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो एफ डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ डैश की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इसके स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर। सेम वैल्यू है एफ डैश की, मतलब इस केस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट हो रही है वो सेम है, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। ठीक है, आसान है क्वेश्चन। बच्चों इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6 है, कंसीडर 3 चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3 आर इक्वल विच इज़ इक्वल टू Q at the vertices of a equilateral triangle of side L. What is the force on charge capital Q with the same sign as small q placed at the centroid of the triangle? हमें क्वेश्चन में कंडीशन क्या गिवन है, हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, वो ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल हों, जिस ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल हों उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, इस पे चार्ज कितना प्लेस्ड है, Q1, Q2 एंड Q3। तीनों पे जो चार्ज है उसकी क्वांटिटी मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम है और उसका चार्ज भी सेम है, और इस ट्रायंगल की साइड हमें क्या गिवन है, L। ठीक है, इक्विलेटरल है, साइड L कंसीडर कर लेंगे। अब ये कह रहा है कि इसके सेंट्रॉइड पे एक और चार्ज प्लेस्ड है जो कि कैपिटल Q है। सेंट्रॉइड कहाँ होता है इस ट्रायंगल का, सेंट्रॉइड होता है ऊपर से हाइट 2/3 और नीचे से हाइट 1/3 और यहाँ से हाफ डिस्टेंस पे इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंट्रॉइड लाई करता है, जिसको हमने मार्क किया है एज पॉइंट O। ठीक है, इस पॉइंट O पे Q चार्ज प्लेस्ड है। डायग्राम क्लियर हो गया। ठीक है, अब इस पे हमने कंसीडर किया कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो चार्ज Q1 की वजह से जो फोर्स लग रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो F1 है, जो Q2 की वजह से लग रही है वो फोर्स है Q2 एंड Q3, फोर्स है F2 एंड F3। ठीक है, हमने सारी फोर्सेस कंसीडर कर ली हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। AD इज इक्वल टू AC cos 30। आप इसको देखो ट्रायंगल में कैसे आएगा ये, जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये एंगल 60 होगा और ये हाफ एंगल कितना होगा, 30 होगा। ठीक है, तो इससे आ जाएगी क्या वैल्यू, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। AC की वैल्यू क्या है हमारे पास, AC की वैल्यू है L, तो AD की वैल्यू हो जाएगी 3/2L। ठीक है, अब AO क्या होगा, अभी हमने देखा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंट्रॉइड कहाँ लाई करता है, ऊपर से 2/3 डिस्टेंस पे 2/3 ऑफ AD हो जाएगा। तो वैल्यू पुट कर दो AD की जो हमने भी कैलकुलेट की है, ये आ जाएगा L/√3। अब AO इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू CO। कैसे, सिमेट्री से, मतलब AO इज इक्वल टू BO इज इक्वल और एंड दिस इज इक्वल टू CO। ठीक है, F1 ऑन Q ड्यू टू चार्ज Q1। ठीक है, इस चार्ज की वजह से हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। फोर्स कौन सी है, F1। तो वैल्यूज पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन AO स्क्वायर। AO क्या है, AO की वैल्यू क्या है, ये L है हमारे पास, ये L/2 है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी L/√3, जो कि हमने यहाँ भी फाइंड आउट किया है। ठीक है, तो ये आगे हमारे पास 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन L स्क्वायर। अब क्योंकि हमने F1 फाइंड आउट किया, अब हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, F2 और F3। F2 और F3 की वैल्यू भी, F1 निकाल ली हमने, F2 और F3 की वैल्यू भी इसी के इक्वल आएगी F1 के। क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों की पोजीशंस पे जो है वो चार्जेस भी सेम लाई कर रहा है। ठीक है, सिमेट्री की वजह से हम ये कह सकते हैं F1 F2 F3 इक्वल है। चाहो तो आप कैलकुलेट भी कर लो, दोबारा से F2 अगर फाइंड आउट करेंगे ये वैल्यूज़ भी सेम रहेंगी और ये भी सेम रहेगा, तो F2 और F3 की वैल्यू भी इतनी ही आएगी।
अब चलिए आगे देखते हैं। अब इसका रिजल्टेंट देखते हैं। रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस F2 एंड F3। F2 ये फोर्स है, F3 ये फोर्सेस है। तो 2 और 3 का रिजल्टेंट कैसे एक्ट करेगा? OA के अलोंग एक्ट करेगा, जो कि F2 और F3 के ही इक्वल होगा, जिसकी वैल्यू हमने अभी क्या फाइंड आउट की थी, 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ अपॉन L स्क्वायर। अब द टोटल फोर्स ऑन Q क्या होगा? जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स आया है, और यूनिट वेक्टर क्या है? क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर इस एक्सिस पे लाई कर रहा है और डायरेक्शन भी यही है, तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? वेक्टर R माइनस वेक्टर R। तो इसका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, तो हमारा नेट फोर्स जो आया है एट द सेंट्रॉइड इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है? अगर हमारा कोई, इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? अगर कोई अगर कोई हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसकी तीनों साइड्स पे, तीनों कॉर्नर पे सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज लाई कर रहा है, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स जो होगा ऑन द सेंट्रॉइड विल बी 0। अगर इस Q की जगह, जहाँ चार्ज हमें Q1, Q2, Q3, Q गिवन है, इसकी जगह का 2Q वैल्यू हो तीनों चार्जेस की, या 4Q वैल्यू हो, उस कंडीशन में भी हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कंसीडर द चार्जेस Q1, Q2, Q3 जिनका वैल्यू है प्लस Q एंड माइनस Q। ठीक है, प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज। ठीक है, हमें क्या कंडीशन गिवन है? हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC। इन ट्रायंगल की एजेस पे या कॉर्नर्स पे 3 चार्ज प्लेस्ड हैं। 2 चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, प्लस Q, और मैग्नीट्यूड तो तीनों का सेम है, 2 चार्जेस का साइन भी सेम है, Q1 प्लस Q, Q2 प्लस Q, और Q3 की वैल्यू है माइनस Q, और तीनों की डिस्टेंसेस इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के साइड हम फिर से क्या कंसीडर कर लेंगे? LL। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें जो है नेट चार्ज निकालना है। नेट चार्ज क्या है? ठीक, तो हम पहले वही फाइंड आउट करेंगे। फोर्स F1 क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, Q2 अपॉन L स्क्वायर। R स्क्वायर होता है, डिस्टेंस L है, तो Q1, Q2 की वैल्यू यही पुट कर देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। F1 की वैल्यू आ जाएगी। F2 की वैल्यू क्या आएगी? F2 की वैल्यू, अच्छा, F1 क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर जब लेंगे इसका, F1 इंटू R1 कैप। R1 कैप क्या है? F1 की डायरेक्शन में जब हम F1 कंसीडर कर रहे हैं, तो यूनिट वेक्टर किसके अलोंग एक्ट करेगा? B और C के अलोंग। जब F2 लेंगे तो यूनिट वेक्टर किसके अलोंग काम करेगा? F2 किधर एक्ट कर रहा है? ये, तो F2 के केसेस में यूनिट वेक्टर विल एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ BA। तो F2 की वैल्यू भी इतनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। अब फाइंड आउट करते हैं F3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? या ऐसा कंसीडर कर लो, जब सेम मैग्नीट्यूड है तो इसको भी F के इक्वल रख लो, इसको भी F के इक्वल रख लो। F3 की वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे, F3 किधर एक्ट कर रहा है? इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो इसका यूनिट वेक्टर मतलब एंगल ABC का जो हाफ एंगल होगा उसी डायरेक्शन में तो F3 एक्ट कर रहा है। ठीक है, और इसका यूनिट वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा, F3 के डायरेक्शन में। तो F3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? F3 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे √3F। किससे निकालेंगे? ट्रायंगुलर लॉ से। अब F3 की वैल्यू जब हमने इसको FF कंसीडर कर लिया, अब इसका यूनिट वेक्टर अगर लगाएंगे तो नेट फोर्स ऑन 3 कितनी हो जाएगी? जब यूनिट वेक्टर कंसीडर करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो टोटल फोर्स दैट विल एक्ट, व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज? एवरी चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो फोर्स कितनी होगी? 0। ठीक है, अगर सेम मैग्नीट्यूड नहीं होता तीनों के पॉइंट पर, तीनों की एजेस पर, तो हमारा जो है
नेट फोर्स की वैल्यू कुछ निकल कर आती, लेकिन क्योंकि इसके कॉर्नर्स पे सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स एक्ट कर रहा है तो नेट फोर्स कितनी आएगी, 0। प्रीवियस क्वेश्चन में भी यही कंडीशन थी, हमें सेंट्रॉइड पे निकालना था, तो सेंट्रॉइड पे भी जो हमारी फोर्स आई थी वो 0 आई थी। अब सेंट्रॉइड पे नहीं निकालना है, जो ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर हैं, तीनों पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स पे हमें फोर्स फाइंड आउट करनी है, तो उसकी वैल्यू भी क्या आई है, 0। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। आप इसका सोल्यूशन, इस सोल्यूशन को ध्यान रखें। अगर कोई कंडीशन मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों पे चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, तो सेंट्रॉइड पे भी चार्ज 0 हो, सेंट्रॉइड पे भी जो नेट फोर्स एक्सर्टेड होगी वो 0 होगी, और तीनों कॉर्नर पे जो फोर्स एक्ट कर रही होगी वो भी फोर्स हमारी एक्सर्टेड 0 होगी, जो कि इस क्वेश्चन में आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर in a uniform electric field of 2 × 10⁻⁴ Newton coulombs. The direction of the field is reverse, keeping its magnitude unchanged, and a proton falls through the same distance. Compute the time of fall in each case. Contrast the situation with that of free fall under gravity. दो कंडीशन है हमारे पास, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। एक कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी पॉजिटिव टू नेगेटिव इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दूसरी कंडीशन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव टू नेगेटिव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रॉन जो फॉल कर रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में टुवर्ड्स द ग्रेविटी फॉल कर रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें टाइम ऑफ फॉल निकालना है। टाइम ऑफ फॉल निकालने के लिए हमें जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी पहले हम उनको नोट डाउन कर लेते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें 9.11 × 10⁻31, मास ऑफ प्रोटॉन दिस मच, एंड ई की वैल्यू चार्ज हमें पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स होता है। अब हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा ई एक रिलेशनशिप होता है जो कि हमने पढ़ा है, और एक हमें पता है इनर्शिया फोर्स क्या होता है, F = m × a। अब अगर इन दोनों फोर्सेस को हम इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, E = m × a। तो यहाँ से एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आएगी, कैपिटल E डिवाइडेड बाय m। ठीक है, अब प्रोटॉन के केस में हम यहाँ पे mp कर देंगे और इलेक्ट्रॉन के केस में हम यहाँ पे me कर देंगे। दोनों पे चार्ज सेम होता है तो E की वैल्यू हमारे पास सेम रहेगी। अब हमें चाहिए टाइम ऑफ फॉल। टाइम ऑफ फॉल हमारे पास क्या आएगा, T की वैल्यू आएगी √2h/a। ठीक है, अब ये √2h/a का फॉर्मूला कहाँ से आया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है h = ut + ½ at²। ठीक है, जब u की वैल्यू यहाँ पे इस इक्वेशन में 0 कर दोगे, ठीक है, तो दिस विल गेट टू 0। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी 2h/√2h/a। ठीक है, अब इस t में इसकी वैल्यू रख दो a की, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2h/a की वैल्यू क्या है, E/m। तो E m चला जाएगा ऊपर, तो t की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ जो वैल्यूज़ गिवन है वो वैल्यूज़ लिखनी है। क्या h हमें गिवन है, हमें इसका गैप कितना गिवन है, h की वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर यहाँ पुट कर देंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैपिटल E हमें गिवन है जो कि हमें यहाँ पुट करना है, कितना है 2 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। बाकी वैल्यूज़ ये गिवन है। चलो वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व करके देखते हैं कितना डिफरेंस आता है। इक्वल टू √2hm/e कैपिटल E। इसमें सिंपली वैल्यूज़ प्लेस करेंगे। E स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन, तो TE की वैल्यू टाइम रिक्वायर्ड फॉर द फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं TE से, इज इक्वल टू 2 × h। h की वैल्यू हमें गिवन है 1.5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि यहाँ मल्टीप्लाई किया है, इंटू 9.11 × 10⁻⁻31। ये वैल्यू क्या है, दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई स्मॉल e चार्ज कितना होता है, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू कैपिटल E जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है न्यूटन पर कूलम में, वो वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास TE आ जाएगा, और इन द सेम वे वी विल गेट TP। बस यहाँ पे क्या चेंज होगा, मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है,
तो हमें इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो विच वन इज़ ग्रेटर, दिस वन इज़ ग्रेटर। ठीक है, तो किसको टाइम ज़्यादा चाहिए, टाइम हमें चाहिए फॉल होने के लिए, प्रोटॉन को ज़्यादा चाहिए, इलेक्ट्रॉन को कम टाइम चाहिए। ठीक है, क्यों चाहिए, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो हैवी होता है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। ये हमें कैसे पता चला, दोनों के मास को कंपेयर करो, प्रोटॉन का मास कम होता है, प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, इसीलिए प्रोटॉन को गिरने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए इन द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, समझ आ गया न्यूमेरिकल। आपको इसमें कुछ भी डाउट हो आप कमेंट से मुझसे पूछ सकते हैं। चार्जेस of Q1 and Q2 of magnitude 10 raised to the power -8 कूलम and -10 raised to the power -8 कूलम। मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, आर प्लेस्ड एट 1 मीटर अपार्ट। ठीक है, आर प्लेस्ड एट 0.1 मीटर अपार्ट। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बी सी। हमें क्वेश्चन में डायग्राम गिवन है, हमारे पास एक पॉइंट ये है ए, एक पॉइंट हमारे पास बी और एक पॉइंट हमारे पास सी। ठीक है, तो ए से इक्वी डिस्टेंस पे हमारे दो चार्जेस प्लेस्ड हैं Q1 एंड Q2। ठीक है, तो ये डिस्टेंस टोटल है 0.1, तो ये हाफ कितनी हो जाएगी 0.05, ये भी हो जाएगी 0.05। ठीक है, इससे डिस्टेंस पे हमारे पॉइंट बी लाई कर रहा है जिसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, और पॉइंट सी कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पे। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ए कितनी होगी, E1A प्लस E2A, मतलब चार्ज 1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जर्ट हो रही है और चार्ज 2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जर्ट हो रही है, उन दोनों का समेशन। तो E1A क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। ठीक, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो क्या आएगी। अब E2A क्या होगा, सेम वैल्यू होगी E1A की और E2A की। एज पर द सिचुएशन गिवन इन द क्वेश्चन, हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, इनके बीच का गैप है हमारे पास 0.1, एक पॉइंट C है। ठीक है, और A पॉइंट से थोड़ी डिस्टेंस पे हमारे पास पॉइंट B है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रही है B। ठीक है, तो हमें जो चाहिए कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट A, B एंड C। अब हम निकालेंगे पहले EA, EB एंड EC। ठीक है, अब दो ही पॉइंट चार्जेस हैं हमारे पास, तो ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगी वो चार्ज 1 की वजह से भी एक्ट करेगी और चार्ज 2 की वजह से भी एक्ट करेगी। ये सिचुएशन तीनों पॉइंट्स के लिए है, ए, बी और सी के लिए। तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा नेट फोर्स ऑन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट ए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट बी एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट सी, मतलब EA, EB एंड EC। अब EA निकालेंगे, EA क्या होगा, E1A और E2A का समेशन। E1A क्या होगा 1/4πε0 Q/r²। क्वेश्चन में वैल्यूज़ गिवन है, हम वैल्यूज़ रख देंगे। जो हमने डायग्राम में देखा है ना, E1A किधर एक्ट कर रही है, राइट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। अब इसके और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, Q1 और A के बीच की डिस्टेंस कितनी है 0.05, जो कि हमने यहाँ पे प्लेस की है। इन द सेम वे E2 आ जाएगी आपकी 3.6 × 10⁻⁴। ये दोनों सेम क्यों आई, क्योंकि हमारे डिस्टेंस भी इक्वल है। देखो A पॉइंट से इसकी डिस्टेंस जितनी है, A पॉइंट से 2 की डिस्टेंस भी उतनी ही है। चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आई है। तो हमारे पास जो नेट आएगा वो आ जाएगा इसको और इसको ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 7.2 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। अब निकालनी हमें पॉइंट बी पे। पॉइंट बी जो है वो ए के लेफ्ट में लाई कर रहा है। ठीक है, तो इस पे जो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वो लेफ्ट डायरेक्शन में होगी। ठीक, तो हम E1B निकालेंगे। E1B 1/4πε0 Q/r²। वैल्यूज पुट कर दो। 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁻⁹। चार्ज की वैल्यू गिवन है वो पुट कर दो, आर की वैल्यू गिवन है वो पुट कर दो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 एक्ट कर रही है कौन सी डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में। अब सेकंड के लिए निकालेंगे E2B = 1/4πε0 Q/r²। मतलब इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रही है इस चार्ज की वजह से। ठीक है,
तो 1/4πε0 Q/r², वैल्यूज पुट कर दो, ये आ जाएगा। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में है, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, इन दोनों को माइनस कर दो तो वैल्यू क्या आ जाएगी 3.2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब देखते हैं EC की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। EC की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो कंपोनेंट आएंगे यहाँ से। क्या कंपोनेंट होंगे वो, कंसीडर कर लिया ये एंगल थीटा है, तो EC क्या हो जाएगा, E1C cos थीटा प्लस E2C cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये वैल्यू कितनी होगी 60, ये एंगल भी 60 होगा, जब ये 60 है तो ये एंगल भी 60 होगा। ठीक है, तो E1C cos 60 प्लस E2C cos 60। अब देखते हैं E1C और E2C कैसे फाइंड आउट करेंगे। E1C क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। इसके केस में R की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब E1C निकालेंगे तो C पॉइंट से Q1 का गैप कितना है 0.1, E2C के केस में C का 2 से गैप कितना है 0.1, वैल्यू प्लेस कर देंगे क्योंकि गैप इक्वल है तो E1C और E2C की वैल्यू इक्वल आएगी। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ भी लिखा है। अब EC क्या होगा, EC होगा E1C cos थीटा प्लस E2C cos थीटा। cos थीटा कितना है 60, cos 60 की वैल्यू होती है कितनी 1/2, तो इसका रिजल्टेंट जो आएगा C पर वो कितना आएगा 9 × 10³ और इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन है टुवर्ड्स राइट। क्यों, क्योंकि इसका कॉस कंपोनेंट राइट में आ रहा है, इसका कॉस कंपोनेंट राइट डायरेक्शन में आएगा, तो नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो इस चार्जेस +-10 माइक्रोकूलम्स आर प्लेस्ड 5 mm अपार्ट, डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। इस न्यूमेरिकल में दो कंडीशन गिवन है। हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था, डाइपोल के लिए दो कंडीशन थी कि हमारा जब पॉइंट उसी एक्सिस पे लाई करता है जिस एक्सिस पे डाइपोल है, जैसे कि ये वाली कंडीशन है, डाइपोल की ये एक्सिस है, P पॉइंट इसी एक्सिस पे लाई कर रहा है। एक कंडीशन तब थी जब डाइपोल ये है और हमारा जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो डाइपोल के परपेंडिकुलर एक्सिस पे लाई करता है। ठीक है, तो पहले फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन में क्या है, हमारे पास दो चार्जेस हैं -10 और +10 माइक्रोकूलम, तो हमें पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो क्यों सिंपली हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं। एक तो फर्स्ट मेथड जो हम अभी तक करते आ रहे थे, ट्रेडिशनल मेथड, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले A पे फाइंड आउट करो, फिर B पे फाइंड आउट करो, फिर रिजल्टेंट फाइंड आउट करो। या तो हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल का हमारे पास फॉर्मूला है, हमें कैसे पता चलेगा ये डाइपोल है। ठीक है, क्योंकि डाइपोल का मतलब क्या होता है, पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। ठीक है, अब हमें P पॉइंट पे लाई कर रहा है, हमें क्या गिवन है, इसकी डिस्टेंस जब हमारा डाइपोल के सेंटर से इस P पॉइंट की डिस्टेंस इस 2a से बहुत ज़्यादा होती है, तब ये फॉर्मूला आता है। ये हमने डाइपोल वाले डेरिवेशन में किया था। दोनों मेथड से देखते हैं क्या आता है। E की वैल्यू निकालेंगे Q/4πε0 1/r²। सारी वैल्यूज़ गिवन है, हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। फर्स्ट केस में जो हमारी डिस्टेंस लगेगी, जब हम कंसीडर कर रहे हैं +10 माइक्रोकूलम चार्ज को, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये टोटल डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर, इसमें से ये डिस्टेंस कितनी हो गई 2.5 mm, तो ये माइनस कर देंगे। ठीक है, 2.5 mm को जब हम सेंटीमीटर में कंसीडर करेंगे तो ये हो जाएगा 0.25 सेंटीमीटर, इसलिए मैंने यहाँ पे 0.25 सेंटीमीटर लिखा है। अब 10⁻⁻⁴ कहाँ से आया, जब हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया और उसका स्क्वायर है, इसलिए 10⁻⁻⁴ यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज की पॉइंट P से डिस्टेंस क्या है 15 में 2.5 mm हम प्लस कर देंगे, बाकी सारी वैल्यू सेम रहेगी। रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या है 2.7 × 10⁻⁵। अब डायरेक्ट अगर डाइपोल वाला फॉर्मूला होगा तो डाइपोल वाला फॉर्मूला ये है, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देना, जो आंसर आएगा वो इस वैल्यू के नियर अबाउट आएगा। ठीक है बच्चों, समझ आ गया ये आपको। अगर आपको इन न्यूमेरिकल्स में कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप मुझे मोटिवेट करना चाहते हैं, आप ऐसे वीडियोस को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बच्चों फिज़िक्स बहुत टफ नहीं है, पढ़ते रहिए, मेहनत करिए,
होपफुली यू विल गेट फुल मार्क्स इन फिजिक्स, अगर आप इसके न्यूमेरिकल्स की अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो। ठीक है, ऑल द बेस्ट।